प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी लखीमपुर खीरी कांड मेरे ख्याल से कोई भी देशवासी भूला नहीं होगा किस तरीके से नाटकीय तरीके से वो कांड किया गया था। यानी 3 अक्टूबर को वो कांड हुआ था, पिछले साल 3 अक्टूबर को, जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी गृह राज्य मंत्री के बेटे ने। और उस बेटे ने, मैं समझता हूँ, कोई गलत काम अपनी मर्जी से नहीं किया है। उसको आदेश था उसके पिता का। उसके पिता जो गृह राज्य मंत्री के पद में चूर हैं, उसके घमंड में चूर हैं, उनका आदेश था। क्योंकि उसके कुछ ही 5-6 दिन पहले उन्होंने जो कहा था उसको भी कोई भूला नहीं होगा। गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि मैं मंत्री या एमएलए या सांसद बनने से पहले क्या था उसको याद करिए, 2 मिनट लगेगी मुझे, सब ठीक कर दूंगा। ऐसी धमकियां दी थी। और प्रधानमंत्री महोदय के कान बंद हो गए थे उस वक्त, उनको सुनाई नहीं दे सका। प्रधानमंत्री महोदय के उस समय कान दोनों काम करना बंद कर गए थे, इनको सुनाई नहीं दी वो घटना। उसके बाद बड़ी मुश्किल से, अगर ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दखल नहीं होती तो इस दोषी को अरेस्ट नहीं किया जाना था, बिल्कुल नहीं किया जाना था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी का गठन किया और केस खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी निगरानी में ये इसकी छानबीन शुरू कराई। लेकिन कुछ ही दिन के बाद, 2 महीने के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उस दोषी को, गृह राज्य मंत्री के बेटे को, जमानत दी जाती है। ये बहुत ही दुखद है। मैं माननीय उच्च न्यायालय के फैसले की तरफ, मैं उनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आखिर ये बेल दी तो कैसे दी गई, इसके ऊपर तो सवाल तो उठेंगे। हत्या के दोषी हैं वो, और एसआईटी कह चुकी है कि ये सुनियोजित साजिश थी, अचानक से कोई घटना नहीं घटी थी, ये घटना जानबूझ के की गई थी, प्लानिंग के साथ। तो फिर उसको जमानत मिलना सचमुच सवाल या निशान लगाता है। उसके बाद उसके खिलाफ, यानी जमानत को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील लगा रखी थी, जिसकी आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी वही कहा है कि हत्या के मामले में हाई कोर्ट से जमानत कैसे हो गई, गवाहों की अनदेखी कैसे की गई। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल उठाया है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के फैसले पर। और देखिए ताज्जुब की बात, उत्तर प्रदेश सरकार का घिनौना चेहरा यहाँ अपने आप उजागर हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनकी जमानत का विरोध किया था। शर्म आनी चाहिए, खुद मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया। क्यों झूठ बोलते कदम कदम पर ये? अगर तुमने विरोध किया होता तो जमानत कैसे होगी? जमानत क्या फिर कोई विदेश से आकर के दिला गया? जब उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर विरोध किया है तो जमानत किसने दे दी, कैसे दे दी? नहीं विरोध किया। और उसका अब समझ में आ गया है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के वहाँ बयान है, उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर पहले कोई ऐसी घटना नहीं थी, ऐसे कोई आरोप पहले नहीं थे, और ये इसके लिए मतलब उस पर बिल्कुल बचाव किया इन्होंने, उनकी जमानत को बचाव किया था। क्यों मुख्यमंत्री इतना सफेद झूठ बोल रहे थे कि हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसका विरोध किया था, तो अब यहाँ क्यों विरोध नहीं कर रहे? लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत सख्त हैं, और आज उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया। मुझे पूरा भरोसा है बेल रिजेक्ट कर दी होगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, क्योंकि कम से कम यहाँ से तो हमें इंसाफ मिलेगा। अब ये मुझे नहीं मालूम है, हालांकि इंसाफ तो हाईकोर्ट से भी मिलना चाहिए था, लेकिन हाईकोर्ट से क्यों नहीं मिल पाया है, ये एक चिंता की बात है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नाजायज दबाव बना रही है माननीय न्यायालय के ऊपर? ये अगर ऐसा है तो ये बहुत ही दुखद है। वरना वहाँ से बेल देना एक सचमुच बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है इस बात के ऊपर। लेकिन इससे पता चलता है प्रधानमंत्री महोदय के शायद अब भी कान किसी कारण से बंद ही हैं, अब भी उनको पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है, और वो कह रहे हैं कि मैं देश को बहुत सही तरीके से चला रहा हूँ। प्रधानमंत्री महोदय, इतने घटिया तरीके से इस भारत को कभी चलाया नहीं गया आज तक। इतने घटिया तरीके से जो 8 साल से आप चला रहे हैं, मनमानी, अपनी मनमानी से, तानाशाही से जो आप चला रहे हैं, ऐसा घटिया उदाहरण इस देश के अंदर 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार वगैरह पहले भी होते रहे हैं, लेकिन आपने जो तानाशाही से इस देश को बर्बाद कर दिया है, ये घटना पहली बार 8 साल में हुई है। 8 साल में आपके दौरान, आपके शासनकाल में ये हुआ है। प्रधानमंत्री महोदय, मुझे नहीं समझ में आ रहा आखिर आप क्या चाह रहे हैं? क्या आपको खुद का भी कोई अपनी प्रेस्टीज का, इस कुर्सी की कोई चिंता नहीं है आपको? आप उस कुर्सी पर विराजमान हैं, उस कुर्सी के मान सम्मान की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आप भूल गए उसको भी?
कि जिस कुर्सी पर आप बैठे उसका मान सम्मान तो कम से कम रखना चाहिए। आपने तार तार कर दिया उस कुर्सी की जो मर्यादा है उसको भी। एक प्रधानमंत्री का धर्म ये नहीं होता है कि मुजरिमों को बचाएं, और वो पद पर बने हुए हैं आज तक गृह राज्य मंत्री, जिनके बेटे ने किसानों को कुचला है जानबूझ करके, उनके पिता आज भी गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठे हैं। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है केंद्र सरकार के लिए, खुद प्रधानमंत्री के लिए। क्या जवाब देंगे आप देश को? प्रधानमंत्री महोदय, तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती है। पुराने इतिहास देख लीजिए दूसरे देशों के भी, तानाशाहों का क्या असर होता है आखिर में। आप देख लीजिए उनको, ये सारी उम्र चलने वाली नहीं है तानाशाह। ये देश अब जाग चुका है, देश का ज़मीर जाग चुका है। अब आपसे सवाल किए जाएंगे और आपको जवाब देना होगा, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। जिस तरीके से तहस नहस कर दिया अपने देश को, ये सारी कानून व्यवस्था आपने बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर दी है। आज देश में चारों तरफ त्राही त्राही है, चारों तरफ त्राही त्राही। कहीं भी आप देख लीजिए, जगह जगह कांड हो रहे हैं, उल्टे सीधे कांड हो रहे हैं। इतनी गंदी राजनीति, इतनी नकारात्मक राजनीति जो इस 8 साल में आई है, इतनी पहले कभी नहीं थी। चारों तरफ समाज में नफरत फैली हुई है, एक दूसरे को मारने के लिए आदमी घूम रहा है, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, कोई चाकू से मार रहा है, कोई गोली मार रहा है। इतना गंदा माहौल क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा प्रधानमंत्री महोदय? आप बड़े चैन से बैठे हैं अपनी कुर्सी के ऊपर, क्या आप बैठने लायक हैं उसमें? इस माहौल को देखते हुए आपको कुर्सी पर रहना चाहिए? क्या आपको हक है उस पर बैठने का? आपने सत्यानाश कर दिया देश का, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होगा, ये और बर्दाश्त नहीं होगा। ये नाटकबाजी बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए प्रधानमंत्री महोदय। ये देश आपकी मुट्ठी में नहीं है, ये देश आपका गुलाम नहीं है। 140 करोड़ लोग इस देश के मालिक हैं, आप केवल नौकर की हैसियत से वहां पर हैं, लेकिन नौकर होते हुए आप इसके ऊपर तानाशाही चला रहे हैं मालिक बन करके। अब आप इसकी हिसाब चुकता करने के लिए आप तैयार हैं। अब देशवासी आपसे हिसाब मांगेंगे, आपसे हिसाब मांगेंगे प्रधानमंत्री महोदय। हिसाब आपको देना होगा, आपको हिसाब देना होगा। बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। कदम कदम पर अत्याचार, चारों तरफ त्राही त्राही, महंगाई की हालत ही देख लीजिए आप। जनता को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, कोई कंट्रोल नहीं है आपका। आप जानबूझ करके जनता को परेशान कर रहे हैं ताकि देश कट कट कर मर जाए ऐसे ही आपस में। यही आप चाह रहे हैं। आरएसएस का एजेंडा है, पुराना एजेंडा है यही। आरएसएस का आज़ादी के संघर्ष में हमारा कोई इसका योगदान नहीं था, तो ये देश को केवल बर्बादी के लिए आए थे। लेकिन इनको हुकूमत अब मिली है, इनकी हुकूमत पहले भी रही है बीजेपी की, लेकिन वो सरकार इतनी घटिया नहीं थी, वो काफ़ी हद तक वो सरकार ठीक थी। इसने तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिए 75 साल के। मैं आपको चेतावनी देता हूँ प्रधानमंत्री महोदय, जाग जाइए आप, जाग जाइए। बहुत हो चुका है, अब आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे गंदी हरकत और देश की कमज़ोर करने वाली जो आपकी गंदी नीति है, ये आगे कामयाब नहीं होगी अभी। अब आप तैयार रहिए, देश आपको इसका हिसाब चुकता करने वाला है, बहुत जल्दी हिसाब चुकता करने वाला है। आपको हिसाब देने के लिए अब तैयार रहना है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।